अच्छा वसीम अकरम जी, मैं बराबर देखता हूँ सोशल नेटवर्क पे आपका इंटरव्यू जाता है या आप वीडियो क्लिप बनाते हैं, उसमें आप कहते हैं कि गोपालगंज की जो सदर अस्पताल है वो अस्पताल नहीं, वो एक रेफर अस्पताल है। तो ये जो बात आप बोलते हैं ये कहाँ तक सच है? आप कैसे एक अस्पताल को रेफर अस्पताल बोलते हैं? सर आप मजाक कर रहे हैं। आप बरौली के हैं ना, आप गोपालगंज के हैं ना, आप बिहार के हैं ना, हैं? तो आप बरौली गोपालगंज नहीं, बात ही रख रहे हैं सर। आप बरौली गोपालगंज की बात कर रहे हैं ना, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। सिर्फ पीएमसीएच को छोड़ के बिहार का जितना हॉस्पिटल भाई सब रेफर हुई सन। और नहीं के विश्वास तो हमारे साथे चलो तारा चोट लागल हुई नु वो खातिर रेफर का हॉस्पिटल बन चल जा गोरखपुर। तो तारा एक यूनिट ब्लड मिली ओहू खातिर डोनेशन बोलेबो कहीं से कोनो कोनो कैंप बावे के बालो आदमी जे ब्लड डोनेट करावेला वो लोग से मदद मांगबो, कहीं केहू से मांगबो, तू आदमी आके तरह के हेल्प करियो। मिल जाई तरह हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर मिली तरह उजा एमआरआई होला का होला हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का मतलब का होला? तो रेफर ना बोलेम तो का बोलेम? हम तो रेफर कहत नहीं, इज्जत दे के कहत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नाजिम अली, आप देख रहे हैं बिहार ग्रेट न्यूज। आज मैं मौजूद हूं बरौली विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ आज के मेहमान हैं वो बहुत ही खास है, जो किसी परिचय और पहचान के मोहताज नहीं है। वो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं और उन्होंने अपना विचार सिद्ध किया है कि अब मुझे राजनीति करना है। राजनीति क्यों करना है, किस लिए करना है, हम उनसे जानेंगे, उनसे सवाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले उनको मैं आपसे मिलवाता हूँ, जिनका नाम है इंजीनियर वसीम अकरम, जो 100 बरौली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम नाजिम भाई, आपको नमस्कार, पूरे बरौली विधानसभा क्षेत्र की जनता अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। और मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे इंटरव्यू के लिए आए हैं और आपके ऐसा व्यक्ति अगर इंटरव्यू लेने आया है तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नाजिम भाई और बताइए। जी सब बढ़िया है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, वसीम अकरम पहले एक इंजीनियर थे और अचानक से लॉकडाउन में आने के बाद अचानक से राजनीति पे कदम रख देना, ये कहाँ से सोच बनी आपकी? क्यों अचानक, वो भी अचानक एमएलए यानी जो अपने विधायक बोलते हैं उस लेवल से आपने राजनीति करना शुरू किया और आपके चर्चा भी हो रहे हैं क्षेत्र में, तो ये कहाँ से आपने स्टार्ट किया जर्नी और कैसे इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में कुछ जनता को बताइए जो जनता आपको देख रही है। सर सबसे पहली बात बोले आप तो आप एक इंजीनियर और फिर आप बोले राजनीति। मैं तो एक बात कहता हूं कि इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप कोई भी हो, शिक्षित हो, बुद्धिजीवी हो, समाज सेवी हो, हर किसी को राजनीति में आना चाहिए। अगर शिक्षित व्यक्ति राजनीति में आते हैं तो ये बहुत बेहतर है। और दूसरा नंबर चीज आपने बोला कि आप राजनीति में क्यों आए, कैसे आए, तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं सर कि मुझे राजनीति में आने के लिए सिर्फ एक चीज जो है वो मेरे दिल के अंदर एक ठेस लग गई, मेरे अंदर एक पीड़ा जो है ना वो खोलने लगा, उबलने लगा एक दर्द। उसका एक ही रीजन था, जब इस लॉकडाउन में हमारे मजदूर भाई बहन अपने बच्चों को ले लेकर इस महाराष्ट्र से, पंजाब से, दिल्ली से, तमिलनाडु से, गुजरात से पैदल आ रहे थे, उनसे पैरों में छाले पड़ रहे थे, उस समय उनको देखने वाला कोई नहीं था। इस चीज को देख के मुझे लगा कि हमारे यहाँ जो नेता हैं वो सिर्फ हवाई बात करने वाले हैं, वो जमीनी स्तर कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर जमीनी स्तर पर रोजगार दिए होते तो हमारे भाई बहन यहाँ से पैदल नहीं आते। आज आप देख लीजिए सर, चुनावी माहौल है, आप तो हमारी हालत देख रहे हैं, हम लोग एक गाड़ी से घूम रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं यहाँ पे जो 20-20 गाड़ियां लेके चल रहे हैं, 25-25 गाड़ियां चल रही है उनकी, हर पंचायत में उनका गाड़ी चल रहा है, हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर उतर रहा है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ नाजिम भाई आपसे और आपकी इस चैनल के माध्यम से, एक मेरा बात आप उन लोगों से जाके पूछिए कि भैया जब भाई मजदूर आवत रहन पैदल तो गड़िया में का तेल खत्म हो गई रहा है कि पंचर हो गई रहा, तो ना गाड़ी में तेल पंचर तेल खत्म हो रहा ना टायर पंचर हो रहा, इनका दिलवा जौन बा नियतवा उहे पंचर बावे। लॉकडाउन के समय आप जो आए थे अपने घर पे, तो क्या आपने लोगों को कुछ मदद किया वसीम जी? आपने क्षेत्र भ्रमण किया, आपने लोगों को कहाँ तक राहत किया, राहत सामग्री या कुछ वितरण किया? सर जी मैं सबसे पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें महाराष्ट्र में था, मुंबई में, और वहाँ पे हमारे बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, इधर यूपी बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। और वहाँ पे एक उल्लासनगर जगह है, वहाँ पे वो लोग सिलाई उलाई का काम करते हैं, तो उन लोगों को खाना पीना इन सारी चीज़ों की बहुत दिक्कत हो रही थी।
तो मैं एक मतलब ट्वीट किया उदय ठाकरे जी को, बिहार के सीएम साहब को भी, और उनके उदय ठाकरे के बेटे जो हैं आदित्य ठाकरे, उनको भी, पीएमओ को भी उसमें रखा और ट्वीट किया। मैंने कहा कि इन लोग बहुत परेशान हैं, इनके लिए कुछ मदद किया जाए। तो एक दिन बाद एक गायकोंडे सर हैं जो कल्याण डोंबिवली के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि यहाँ पे आप कहाँ पे हैं, आपका नंबर आया है ट्वीट के माध्यम से, आपको हेल्प है, वहाँ पे लोग हैं। हम बोले बिल्कुल। तो उन लोगों ने आने के बाद देखे वहाँ 700-800 लोग थे, तो उनके लिए जो भी उनको मदद करना पड़ा उन लोगों ने करते रहे। और वहाँ पे एक अंकित भाई हैं, उन्होंने उसी वहाँ के उन्होंने बहुत सहयोग किया मेरा, और हम सब मिलकर अंकित, मैं, आस मोहम्मद एक मेरे अंकल हैं, वो जितने भी लोग थे सारे लोगों ने मिलकर, हम सब लोगों ने उन लोगों के लिए बहुत मदद किया वहाँ पे। अपने स्तर से नहीं किए क्योंकि हमारे पास उतना पैसा है नहीं, हम एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन लोगों के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से उनके लिए करवाया। तो ये मैंने चीज किया, लेकिन इन सब चीजों को मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति में या कभी भी अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो उसको बताओ। अच्छा वसीम अकरम जी, मैं बराबर देखता हूँ सोशल नेटवर्क पे आपका इंटरव्यू जाता है या आप वीडियो क्लिप बनाते हैं, उसमें आप कहते हैं कि गोपालगंज की जो सदर अस्पताल है वो अस्पताल नहीं, वो एक रेफर अस्पताल है। तो ये जो बात आप बोलते हैं ये कहाँ तक सच है? आप कैसे एक अस्पताल को रेफर अस्पताल बोलते हैं? सर आप मजाक कर रहे हैं? आप बरौली के हैं ना, आप गोपालगंज के हैं ना, आप बिहार के हैं ना, तो आप बरौली गोपालगंज बात ही रख रहे हैं सर। आप बरौली गोपालगंज की बात कर रहे हैं ना, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। सिर्फ पीएमसीएच को छोड़ के बिहार का जितना हॉस्पिटल भाई सब रेफर होई सन। आ नहीं के विश्वास तारा साथे चलो तारा चोट लागल होई नु, ओ खातिर रेफर का हॉस्पिटल बन चल जा गोरखपुर। तो तारा एक यूनिट ब्लड मिली, ओ खातिर डोनेशन बोलैबो कहीं से, कोनो कैंप पावे के बालो आदमी जे ब्लड डोनेट करावेला ओलो से मदद मांगबो, कहीं केहू से मांगबो, तू आदमी आके तरह के हेल्प करियो, मिल जाई तारा हॉस्पिटल में। ऑक्सीजन सिलेंडर मिली तारा, उजा एमआरआई होला, का होला हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल का मतलब का होला? तो रेफर ना बोलेम तो का बोलेम? हम तो रेफर कहत नहीं, इज्जत दे के कहत नहीं रेफर बा। हमरा तो कहे के नहीं हॉस्पिटल है ना हो, वो तो बैलखाना हवे, हम खुलियाम कहत नहीं। आज एगो बात बताइए, आप चले जाइए महाराष्ट्र में, आप चले जाइए गुजरात में, जाके देखिए सरकारी हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, वहां पे लोगों की सेवा नहीं हो रहा है, वहां पे लोगों का इलाज नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ कोई 15 साल रहा, 15 साल किसी और का आदमी रहा, 30 साल कोई और रहा, ये लोग बकौती बना के रखा है। लोग आएंगे पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, जीत के जाएंगे। हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य केंद्र हो गया चाहे छोटा मोटा, या बरौली विधानसभा क्षेत्र में बहुत से आपके सवालों से अभी एक बात ध्यान में, बरौली विधानसभा क्षेत्र में बहुत से पीएचसी है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो आज ताले लटके हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। आखिर क्यों? इसका वजह क्या है? आप तो खैर अभी राजनीति में है, लेकिन क्या कारण है कि यहाँ के जो विधानसभा का एमएलए भी रहे हैं या जो भी एमपी भी हैं, ये इस पे आवाज नहीं उठाते हैं? आखिर बंद क्यों है? आपका इस पे सोच के आप क्या इस पे कहना चाहेंगे, किसको दोष देना चाहेंगे? सर मैं सबसे अधिक दोष देना चाहूंगा यहाँ की जो प्रशासन है, नेता हैं, जो उस विभागीय अधिकारी हैं उनको, और जो सरकार चला रहे हैं सर, जो सरकार चला रहे हैं वो इनको हेलीकॉप्टर से घूमने से फुर्सत मिलेगा तब न जाके वो देखेंगे आपको स्वास्थ्य केंद्र का क्या हालत है। हेलीकॉप्टर से घूमने की फुर्सत मिलेगा तभी तो जाएंगे। आप एक बात बताइए, आप मेरे दरवाजे पे आए, हो सकता है कि मेरे पास कुछ पैसा हो, हम जाके प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ अपना दिखा सकते हैं, लेकिन जाइए आप गांव में, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं जिनके पास पैसे नहीं है, उम्मीद से जाते हैं, तो मालूम होता है कभी दवाई नहीं है, तो कभी टेटनस का सुई नहीं है, तो कभी बिलाई काट दी तो उसका सुई नहीं है, कभी किसी चीज का सुई नहीं है, तो कभी ऑक्सीजन नहीं है, कभी खून नहीं है। तो भाई उसको हॉस्पिटल हम किस नाम पे बोले सर? हम तो बोल रहे हैं ना हॉस्पिटल है नहीं, वो रेफर हॉस्पिटल है। इसी के वजह से दवाई की कमी से, प्रशासन की कमी के, जो नेता है, एक बात बताइए सर, एक नेता का कार्य सिर्फ ये नहीं होता है चुनाव जीत के चलेगा और जाके विधानसभा में जनता की आवाज उठाए। आप क्षेत्र में घूमकर जितने भी और भी ऑफिसे हैं, सरकारी विभाग है, क्या वहाँ की हालात आप नहीं देख सकते हैं कि वहाँ के हालात इतना चरमराया क्यों नहीं है? क्यों चरमराया है? उसके लिए आप उस प्रशासन को, वो जो अधिकारी है उनके पास कॉल नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते कि यहाँ का अगर स्वास्थ्य केंद्र बंद हो गया है, नहीं चल रहा है, इस पे आप क्या कर रहे हैं, क्यों बंद हुआ है, यहाँ पे दवा क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे आदमी परेशान है। आप अब जनता यहाँ से आपको चुन के भेज रही है तो आप उसकी जरूरी बुनियादों सुविधाओं के लिए भी तो लड़ सकते हैं ना सर। सिर्फ जाके विधानसभा में बैठ के चले आए पार्टी के बड़े बड़े नेता के पीछे और कहें हम पार्टी से जीत के गए रही है, ऐसे काम नहीं करें सर। देखिए वसीम अकरम जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर बरौली की जनता आपको विधायक के रूप में चुनती है तो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता क्या होगी और क्या संदेश देना चाहेंगे आप बरौली की जनता वासियों को?
सर मैं तो मेरी प्राथमिकता जो है वो बहुत सारी है, लेकिन सबसे पहला मेरा जो काम है जिससे मैं राजनीति में आया वही करूँगा, वो है रोजगार। मेरा मानना है कि हर पंचायत में लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से एक छोटा मोटा रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप बरौली में यहाँ पे रिफाइनरी बैठाइए, आप यहाँ पे पेट्रोकेमिकल बैठा दीजिए, हम नहीं कह रहे हैं, बहुत मुश्किल है। आप छोटा मोटा रोजगार तो एक विधायक दे सकता है ना, एक विधायक निधि फंड से करा सकता है, मांग सकता है रोजगार विभाग से, कुछ भी करके आप छोटा मोटा रोजगार करा सकते हैं। हर एक पंचायत में अगर एक जींस बनाने की फैक्ट्री लग जाए, एक जूता बनाने का फैक्ट्री लग जाए, बिंदिया टिकिया बनाने का फैक्ट्री लग जाए, कप प्लेट बनाने का फैक्ट्री लग जाए, तो उससे उस पंचायत को अगर 10, 20, 50, 100 आदमी का रोजगार मिल जाता है, तो आप समझिए उस पंचायत के कुछ लोगों को तो कुछ आया कि नहीं। इंग्लिश में कहावत है, समथिंग इज द बेटर देन नथिंग। अगर कुछ भी आ रहा है ना, कुछ आदमी को तो रोजगार मिला सर, यही मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा मेरा जो है वो रोजगार के लिए होगा। और दूसरा जो मुद्दा है, यहाँ पे सब कोई हवा हवाई में बोल रहा है लोग कि हम बाढ़ के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं बता रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस बांध को बनवाने के लिए हम विधानसभा में जाके लड़ाई लड़ेंगे, वहां से पास करवाएंगे, उस बांध को पक्की तरह से बांधा जाए। अगर इसके लिए बिल नहीं पास होता, इसको पास नहीं किया जाता है, तो आपके माध्यम से एक मरतबा और फिर मैं कहना चाहता हूं, इससे पहले भी बहुत सारे मीडिया वाले आए, उनसे भी मैंने कहा कि मैं विधानसभा के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा जब तक इस बांध को पक्की तरह से नहीं बांधा जाए। क्योंकि आज जो 1 से 1.5 लाख लोग इधर आप परेशान हुए हैं बरौली में, बरौली ब्लॉक के एरिया में आप चले जाइए, आप जाके देखिए, सब्जी परसा बलहा हो गया, सुरवल हो गया, इस सब इलाकों में क्या हालत थी, आपको बहुत बहुत दयनीय हालत थी। सुपारी टोला में चलिए, घर घर पर पानी था, क्या कर लीजिएगा, रमैरम का टोला है, काला है, इन सब इलाकों का क्या हालत था, आप तो खुद जा रहे थे, आप देख रहे थे। तो इन सब चीजों के मुद्दों के लिए, बांध के लिए, और सबसे पहले मैं आवाज उठाऊंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे एक परिवार, एक घर जो है ना, वो तबाह हो जाता है, लोग रोड पे आ जाते हैं, बहुत खुददार लोग होते हैं सर, जिनके पास कभी किसी के पास हाथ नहीं फैलाया, वो भी एक चिवड़ा मीठा के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। ये दर्द देखकर मुझे लगता है कि बांध बहुत प्राथमिकता होना चाहिए। और तीसरा, हमारे जो बरौली में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज नहीं है, शिक्षा व्यवस्था लचर है, इसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अकरम जी आपको बिहार गेट पे आने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे वसीम अकरम जो बरौली विधानसभा 100 से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि अगर हम विधायक के रूप में बरौली की जनता मुझे चुनती है, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि छोटे छोटे उद्योग लगाना है, बिजनेस, चाहे वो कॉर्पोरेट बनाना हो या जींस का हो, या जो भी कुटीर उद्योग है, इस पे फोकस करना है। दूसरा, इनका कहना ये है कि जो बरौली विधानसभा क्षेत्र यानी गोपालगंज के अंतर्गत जो बांध है, उस बांध का पिचिंग कराना है, उसके लिए आवाज उठाना है, नहीं तो उसके लिए ये आमरण पे आ जाएंगे, यानी धरना पे आ जाएंगे और भूख हड़ताल करेंगे। और ये कह रहे हैं कि उसके लिए मैं अपने आप को जनता के लिए दम तोड़ने के लिए तैयार हूँ। तीसरी चीज, इनके कहने के मतलब ये है कि मुझे राजनीति में कदम इसलिए लाना पड़ा कि जब लॉकडाउन देश में लगा तो बहुत से लोग परेशान हो गए थे, जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज सिवान सहारनपुर मंडल लगभग। तो इनका कहने का मतलब यह है कि जो लोग उसमें सहमत हैं खाने पीने के, उनको भी हाथ फैलाना पड़ा चिवड़ा मीठा के लिए। तो कोई बात नहीं, ये इंजीनियर वसीम अकरम थे, आप देख ही रहे थे इनका इंटरव्यू, काफी ये गुस्से में भी दिख रहे थे उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, अस्पताल को लेकर, कि अस्पताल गोपालगंज में है मगर उसको रेफर कहा गया है। क्यों? जो भी लोग जाते हैं गंभीर स्थिति में, डॉक्टर वहां तुरंत डेक्सोना या कुछ ट्रीटमेंट लिख के और तुरंत गोरखपुर रेफर कर देती है। तो आप देखते रहिए बिहार गेट। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हूं नाजिम।